हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के लिए बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए हिंदी विषय के क्षितिज, कृतिका और व्याकरण के टॉप 300 एमसीक्यू क्वेश्चन। जैसा कि आप सबको पता है कि सीरीज हमारे द्वारा चलाई जा रही है क्लास 10th के लिए बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी के लिए 300 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन की। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो बाकी जो पिछले वीडियो हैं वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं वीडियो सेक्शन में, और देखिए, ज़रूर से देखिए, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। उसमें हमने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो इंपॉर्टेंट कवि परिचय, लेखक परिचय, सब चीज़ें कंप्लीट कराई हैं, तो उनको जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। अब ये पार्ट 3 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पार्ट 2 में और पार्ट 1 में हमने 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए हैं। ठीक है, और उसमें हमने गद्यखंड कंप्लीट कर लिया था, काव्यखंड कंप्लीट कर लिया था। अब हमें कृतिका कंप्लीट करनी है। कृतिका जो पुस्तक है आपकी, सेकंड जो पुस्तक है आपकी, सहायक वाचन जिसे बोलते हैं, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। और भाषा बोध के जो क्वेश्चन है और काव्य बोध के यानी व्याकरण भी इसमें एमसीक्यू में कवर हो जाएगी। ठीक है, और इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है एमसीक्यू के वो इसमें डाले गए हैं। और देखिए 300 ये एमसीक्यू हैं, यदि इनको आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको इसी में से आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, आप स्कूल के अपने जितने भी ग्रुप्स हैं वहाँ भी से शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपके फ्रेंड्स का भी इसमें हेल्पफुल, उनका भी हेल्प होगा। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपका देखिए 201 से हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि 200 पहले हम पिछले के वीडियो में, मतलब पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं, और उसके पिछले में हमने 100 क्वेश्चन देखे थे, तो उनको आप जरूर देख लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, लेखक के बचपन का नाम क्या था। अब कृतिका है, उसमें जो पाठ है उनसे संबंधित क्वेश्चन है। देखिए, लेखक के बचपन का नाम क्या था, तो तारकेश्वर नाथ। इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेखक के बचपन का नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ था। और देखिए, आप लोग आंसर कमेंट में जरूर लिखें। आंसर कई लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप लोग एक्टिव नहीं है। अब तुरंत आपको आंसर देना है, जैसे आप क्वेश्चन देखें तुरंत आंसर लिख दीजिए कमेंट में और फिर उसको भेज दीजिए, ऐसा करके। ठीक है, तो उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए, दो लड़के बैल बनकर क्या खींचते थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा मोट खींचते थे। अब देखिए, मोट क्या होता है। मोट एक प्रकार से वाहन टाइप का बोल सकते हैं, जो कि कोई भी मतलब जिसमें बैठ के जा सकते हैं, एक प्रकार से वो गाड़ी होती है। ठीक है, तो मोट खींचते थे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए, मकई के खेत में किनका झुंड चर रहा था। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा भेड़ों का, चिड़ियों का, गायों का, बकरियों का। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है, बी, चिड़ियों का। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए, माँ ने भोलानाथ के घावों पर क्या लगाया था। तो माँ ने भोलानाथ के घावों पर क्या लगाया था, उन्होंने क्या लगाया था, आम के पत्ते का रस, नीम के पत्ते का रस, पिसी हुई हल्दी या मरहम। तो उन्होंने पिसी हुई हल्दी लगाई थी। तो इसमें ये वाला का बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसा क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल पूरे कंप्लीट कोई आपको नहीं करवा रहा है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि एकमात्र ये जानकारी टी चैनल जो आपकी ऐसी तैयारी करवा रहा है और जिनसे बेहतरीन तैयारी आपकी होगी परीक्षा की। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। बिल्कुल इसमें बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, क्वेश्चंस को ढूंढा जाता है पहले, फिर उसको पीडीएफ बनाई जाती है। ठीक है, काफ़ी घंटों की मेहनत के बाद एक वीडियो आपके पास पहुंचता है, तो इसलिए लाइक जरूर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, लेखक के पिता किसके भक्त थे। तो लेखक के जो पिता थे वो किसके भक्त थे, करेक्ट आंसर इसमें बताना है। तो इसमें देखिए, वो भक्त थे गणेश जी, शिव जी, कृष्णा या दुर्गा माता। तो वो किसके भक्त थे, शिव जी के भक्त थे। इसमें बी ऑप्शन आपको करेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए, लेखक का बचपन में किससे अधिक जुड़ाव था। तो लेखक का बचपन में अपने पिता से बहुत अधिक जुड़ाव था। तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोलानाथ को कौन सी शरारत महंगी पड़ी। देखिए, जो भोलानाथ वाला चैप्टर है उसमें माता का आंचल जो है शिव पूजन सहाय ने जो लिखा है, इसमें जो है भोलानाथ ने क्या किया था, चूहों के बिल में पानी डाल दिया था, और चूहों के बिल में से क्या निकला था, सांप निकला था, और ये शरारत उसे महंगी पड़ी थी। तो इसमें सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, चूहों के बिल में पानी डालना। उसके बाद देखिए, सांप से डरकर भोलानाथ ने कहाँ शरण ली। तो कहाँ ली, माता के आंचल में। इसलिए चैप्टर का नाम क्या है, माता का आंचल। लिखा किसने है, शिव पूजन सहाय ने लिखा है। कवि का नाम भी याद रखना है, हालांकि आगे मैं आपको क्वेश्चन के रूप में कराऊंगा, तो ये अभी से रख लीजिए आप लोग। शिव पूजन सहाय ने ये लिखा है, ये वाला चैप्टर। देखिए, जितने भी चैप्टर आपके पूरी हिंदी में हैं, सबके कवियों के नाम, लेखकों के नाम एक एक बार याद कर लीजिए। जितने भी चैप्टर आपकी कृतिका में है, आपके गद्यखंड में, क्षितिज में है, काव्यखंड में है, उनको उनके कवि का नाम हर चैप्टर का कर लीजिए, क्योंकि जोड़ी 1 या 2 नंबर की जरूर बनती है। जोड़ी में 2 या 3 नंबर आपके इन्हीं से पूछे जाते हैं कि ये चैप्टर किसने लिखा है। आप उसमें दे देंगे माता का आंचल, सामने दे देंगे शिव पूजन सहाय, आगे। ठीक है,
जयशंकर प्रसाद, तो आपको सही बताना होता है कि कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है, तो वो मैच करना होता है। तो आप कवियों का नाम जरूर रखें याद, जिस चैप्टर को जिसने लिखा है उसका नाम याद रखें, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 208वां क्वेश्चन। 209वां क्वेश्चन देखिए, अमोला किसे कहते हैं? अमोला एक प्रकार की सब्जी है, आंवला है, अनानास है, आम का उगता हुआ पौधा। तो अमोला आम का उगता हुआ पौधा है, इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आम का उगता हुआ पौधा, जो शुरुआत में आपने देखा होगा जब आप आम को खा के उसकी जो गुठली है उसको फेंक देते हैं, तो उससे जो निकलता है जो पौधा, वो मतलब क्षण में, तो वो पौधा होता है अमोला। उसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन, देखिए 210वां, भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर कैसा तिलक लगाते थे? भभूत का। तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, चूहों के बिल में पानी डालने से बिल से क्या निकला? सांप निकला। अभी मैंने बताया था आपको, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलता था? कबड्डी, कुश्ती, बैडमिंटन या क्रिकेट? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कुश्ती का खेल खेलता था, ठीक है। तो कौन सा खेल खेलता था? कुश्ती का। उसके बाद देखिए, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर बच्चों ने किसको चढ़ाया था? बूढ़े दूल्हे को, मूसन तिवारी को, स्कूल के हेडमास्टर को, बूढ़े किसान को? तो करेक्ट आंसर है मूसन तिवारी, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन आपको लगा लेना है, मूसन तिवारी को चढ़ाया था, ठीक है। ठीक है, तो क्या लगा लेंगे? मूसन तिवारी। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ किस चीज़ से बनाते थे? यानी जो खेलते थे वो घर बनाते थे, तो दिया सिलाई के डिब्बिया से, ठीक है। दिया सिलाई जो होती है माचिस की डिब्बी, उससे बनाते थे। उसके बाद देखिए अगला देखते हैं, लेखक को उनके पिता क्या कहकर पुकारते थे? तो लेखक को भोलानाथ के पिता क्या कहकर पुकारते थे? मतलब तारकेश्वर नाथ या हरिहर नाथ या श्रीनाथ या भोलानाथ? तो उनका जो एक्चुअल नाम था तारकेश्वर नाथ था, लेकिन उन्हें भोलानाथ कहकर पुकारते थे। तो इसमें ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है आपको, किस नाम से उनके जो पिता थे लेखक के, उन्हें भोलानाथ कहते थे, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। लेखिका ने गंतोक को किसका शहर कहा है? तो लेखिका ने गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा है। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है, मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहते हैं गंतोक को, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये आपका इसमें सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला देखिए, युमथांग गंगटोक से कितनी दूरी पर है? 146, 148, 149, 152। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 149, ठीक है। इसमें आपको सी ऑप्शन करेक्ट कर लेना है। 149 किलोमीटर है युमथांग गंगटोक से। कितने किलोमीटर दूर है? 149, ठीक है। पहाड़ी कुत्तों की मड़ी ने क्या विशेषता बताई? ये बहुत शक्तिशाली होते हैं, ये बहुत खतरनाक खाने खाते हैं, ये केवल चांदनी रात में भौंकते हैं। तो ये केवल चांदनी रात में भौंकते हैं, चांदनी रात में भी भौंकते हैं, ये विशेषता बताई, ठीक है। मणि ने ये विशेषता बताई थी। उसके बाद देखिए 219वां क्वेश्चन है, जितेन ने देवी देवताओं के निवास वाली जगह को क्या नाम बताया? तो युमथांग, कटाव, खेदुम या भेटुला? तो देवी देवताओं के निवास स्थान को खेदुम बताया। इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, इस पार्ट में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन है? तो गंगटोक, ठीक है, गंगटोक का वर्णन है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, युमथांग घाटी की क्या विशेषता है? इस घाटी की गहराई अधिक है, यह घाटी फूलों से भरी है, इस घाटी में जंगली जानवर अधिक मात्रा में रहते हैं, इस घाटी में लोग जान से डरते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस घाटी में मतलब ये घाटी है फूलों से भरी है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 222वां क्वेश्चन है, लेखिका ने साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना किससे सीखी? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लेखिका ने साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना किससे सीखी है? तो उन्होंने नेपाली युवती से सीखी थी, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गाइड नामक फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई थी? लॉन्ग स्टॉक में हुई थी। कहाँ हुई थी? इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, गंगटोक श्वेत पताकाएँ किस अवसर पर फहराई जाती हैं गंगटोक में? तो गंगटोक में श्वेत पताकाएँ शांति के, त्यौहार के, शोक के, युद्ध के? तो शोक के अवसर पर, ठीक है, शोक के अवसर पर और कोई नई चीज़ शुरू कर रहे हैं तो उस अवसर पर फहराई जाती हैं। तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, लेखिका के ड्राइवर व गाइड का नाम क्या था? जितेन नार्गे। क्या नाम था? जितेन नार्गे। इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हिमपात का आनंद लेने की आशा से लेखिका कहाँ पहुँच गई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोंग स्टाक, लांचुंग, खेदोम या भेटुला? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें लांचुंग, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 227वां क्वेश्चन देखिए, रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका के मन में क्या जगा रही थी? व्यक्तित्व, देवता, सम्मोहन या आशा? तो सम्मोहन जगा रही थी। इसमें सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, लायुंग की सुबह कैसी थी? तो लायुंग की जो सुबह है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो लायुंग की सुबह थी वो केवल बेहद शांत और सुरम्य थी। तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जितेन ने खेदुम को किनका निवास बताया? जितेन ने खेदुम को
देवी देवताओं का निवास बताया। ये ऑप्शन जैसे कि हम देख चुके हैं अभी। उसके बाद देखिए भारतीय आर्मी के किस कप्तान ने युमथांग को टूरिस्ट स्पॉट बनाने में सहयोग दिया, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर कप्तान शेखर दत्त, इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए आप लोग बोर मत हुई है, ये क्वेश्चंस हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं, तो इनको अच्छे से देखिए, ठीक है। थोड़ा लग सकता है, अभी हम ग्रामर के भी देखेंगे तो आपको बोरियत उतनी नहीं होगी, क्योंकि ये चैप्टर्स वाले क्वेश्चन हैं और इसमें थोड़ा आपको लग सकता है कि ये कैसे क्वेश्चन हैं, लेकिन पढ़ना तो है, क्योंकि पता नहीं कौन सा पूछ ले बोर्ड में, इसलिए ज़रूरी है पढ़ना। लेखक किस विषय का छात्र था, तो लेखक विज्ञान विषय का छात्र था, इसमें सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए लेखक ने हिरोशिमा पर कविता लिखने की प्रेरणा कैसे मिली, मतलब लेखक को हिरोशिमा पर कविता लिखने की प्रेरणा हिरोशिमा की यात्रा के समय एक पत्थर पर उभरी मानव छाया से मिली थी, तो ये ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है, 4 ऑप्शन हैं। देखिए अनुभव आवश्यकता है और अनुभूति लक्ष्य, अनुभव से अनुभूति प्राप्त होता है, अनुभव अनुभूति से गहरा होता है, अनुभव से अनुभूति गहरी चीज़, करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुभव से अनुभूति गहरी चीज़ है, जिसमें डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए लेखक क्यों लिखता है, तो बाहरी दबाव के कारण, भीतरी व्यवस्था के कारण, तो ए और बी दोनों हो जाएंगे इसमें, बाहरी और भीतरी, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा कौन लेखन में मदद करता है, तो चित्रण, अनुभूति, मेहनत या जानकारी, अनुभूति इसमें सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, लेखकों के सामने कौन व्यवस्था रहती है, तो इसमें आर्थिक, प्रकाशक के तगाजे, आर्थिक आवश्यकता या संपादकों का आग्रह या उपरोक्त सभी, करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये सभी ही व्यवस्थाएं रहती हैं। लेखक अपने भीतर की व्यवस्था को कैसे पहचानता है, पढ़कर, लिखकर, सीखकर या गाकर, तो लिख कर पहचानता है, इसमें भी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। हिरोशिमा पर लिखी कविता कैसी कविता थी, बाह्य दबाव का परिणाम, अंतर दबाव का, ये दोनों का ही परिणाम थी, ठीक है। उसके बाद देखिए इस पाठ में किस देश की यात्रा का वर्णन है, तो जापान, ठीक है, जापान की यात्रा का वर्णन है। अनुभूति किसके सहारे सत्य का आत्मघात कर लेती है, अनुभव के, संवेदना के, कल्पना के, बी और सी दोनों, इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी और सी दोनों, यानी संवेदना के और कल्पना के। उसके बाद देखिए 240वां क्वेश्चन हो गया। 241, कैसे लोग बाहरी दबाव के बिना नहीं लिख सकते, जो सीखना चाहते हैं, जो सीखना नहीं चाहते हैं, दूसरों की नकल करते हैं, जो बेबस होते हैं, जो आलसी होते हैं, तो कैसे लोग बाहरी दबाव के बिना नहीं लिख सकते, जो आलसी होते हैं वो नहीं लिख सकते, ठीक है, इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 241 हो गया। 242 देखिए अनुभूति के स्तर पर व्यवस्था को लेखक ने क्या कहा है, लगातार, घटित एक ही घटना, मानसिक स्तर की बात, बौद्धिक स्तर से आगे बढ़ने की बात या कल्पना की, करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्धिक स्तर से आगे की बात, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, लेखक ने दूसरों की पीड़ा का प्रत्यक्ष अनुभव, लेखक को दूसरों की पीड़ा का प्रत्यक्ष अनुभव कब हुआ है, लड़कर, पीड़ित लोगों से बातें कर, हिरोशिमा में आहत लोगों को देखकर, अखबारों में पढ़कर, करेक्ट आंसर हो जाएगा हिरोशिमा में आहत लोगों को देखकर। उसके बाद देखिए हिरोशिमा पर परमाणु बम कब डाला गया था, तो 6 अगस्त 1945 को डाला गया था, इसका आंसर ये हो जाएगा सी ऑप्शन। भोलानाथ का असल नाम क्या था, अभी हम देख चुके थे, वही क्वेश्चन है, भोलानाथ का असल नाम तारकेश्वरनाथ था, का ऑप्शन आंसर हो जाएगा। भोलानाथ किसे देखकर सिसकना भूल गए, अपने साथियों को, अपने साथी बच्चों को खेलते हुए, खा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बाबूजी किसका पाठ किया करते थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रामायण का पाठ किया करते थे, तो इसमें घा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है। साना साना हाथ जोड़ी रचना किसकी है, तो ये रचना मधु कांकरिया की है, ठीक है, तो इसमें गा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये गा पहले लिख गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मधु कांकरिया याद रखिए आप लोग, मधु कांकरिया की रचना है। उसके बाद देखिए गंतोक का क्या अर्थ है, गंतोक का अर्थ होता है पहाड़, इसमें गा ऑप्शन हो जाएगा, घा लास्ट वाला, ठीक है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, तो कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अज्ञे में हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी, तो अज्ञे ने हिरोशिमा जो कविता है वो रेलगाड़ी में बैठकर लिखी, तो इसमें खा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मैं क्यों लिखता हूँ कि लेखक का नाम क्या है, तो मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञे ने लिखी है ये, ठीक है, मैं क्यों लिखता हूँ कि लेखक का नाम क्या है, अज्ञे, सच्चिदानंद हिरानंद बादशाह अज्ञे इनका पूरा नाम है, कभी पूछ ले तो लिख देना। माता कांचल पाठ के लेखक कौन है, शिव पूजन सहाय, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं, 16 छतों वाला घर रचना किसकी है, कमलेश्वर, शिव पूजन सहाय, शिव प्रसाद मिश्र, आज्ञे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कमलेश्वर, खा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, तो इसमें कंचनजंगा आंसर हो जाएगा, तीसरी पूछा है, ठीक है, तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। उसके बाद देखिए किसी बुद्धिस्ट के मरने पर कौन सी पताकाएं फहराई जाती हैं, किसी बुद्धिस्ट के मरने पर श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं, ठीक है, तो इसमें खा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रिय भील को घुमाने से खाली स्थान है, मतलब घुमाने से पाप धुलते हैं, ऐसा माना जाता है इस चैप्टर के अनुसार, तो इसमें खा ऑप्शन यहाँ पर भर लेंगे, ठीक है, प्रिय भील को घुमाने से
पाप धुलते हैं। एक सत्य सत्य में पूछा गया था बोर्ड परीक्षा में, प्रिया बेल को घुमाने से पाप नहीं धुलते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा। यदि ऐसा पूछा जाए कि पाप धुलते हैं तो ये सत्य हो जाएगा। तो इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा, खा वाला हो जाएगा, पाप धुलते हैं। उसके बाद देखिए, बेजू ने मूसन तिवारी को छेड़ा पर सजा किसे मिली। बेजू ने मूसन तिवारी को छेड़ा लेकिन सजा मिली थी भोलानाथ को। तो इसमें का ऑप्शन आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, माता का आंचल में कहाँ की संस्कृति का अंकन हुआ है। माता का आंचल जो पाठ है इसमें देहाती संस्कृति का अंकन हुआ है। उसके बाद देखिए, अब हमारे ये सभी क्वेश्चन चैप्टर्स के हो जाते हैं। अब हम देखते हैं भाषाबोध और काव्यबोध के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, इनको अच्छे से कंप्लीट कीजिए। विद्यालय में कौन सी संधि है, तो विद्यालय में विद्या प्लस आल है, इसमें दीर्घ स्वर संधि है, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है, तो इसमें हमें संधि का प्रकार केवल बताना है और स्वर संधि इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसके अंदर भी पूछे तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 3 प्रकार के होते हैं वाच्य, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये लिखे हुए हैं, मैंने लिख भी दिए हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, आपसे पूछे तो 3 प्रकार लगाना आप लोग। ठीक है, शब्द गुण के कितने प्रकार होते हैं, शब्द गुण भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, माधुर्य, प्रसाद और ओज, ये 3 प्रकार के शब्द गुण होते हैं। यहाँ लिखे हुए हैं प्रसाद गुण, ओज गुण, माधुर्य गुण, याद रखिए आप लोग। शब्द गुण, शब्द शक्ति भी पूछ लेते हैं आपसे, शब्द शक्ति भी 3 प्रकार की होती हैं, लक्षणा, व्यंजना, ठीक है, और अभिधा। दशानन में समास इसमें पूछा है क्वेश्चन, देखिए 273वां क्वेश्चन है। दशानन में जो समास हो जाएगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। 10 हैं आनन अर्थात दशानन यानी रावण, तो रावण की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए इसमें बहुब्रीहि होगा। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन होता है लोगों को, इसमें आप कई लोग क्या लगा के आ जाते हैं, द्विगु समास लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पर संख्या की बात आ रही है, तो संख्या से नहीं निकाल रहे यहाँ पर। इसमें बहुब्रीहि में दशानन रावण की ओर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए हम बहुब्रीहि होगा। ठीक है, पंचवटी में तो द्विगु होता है, क्योंकि वहाँ पर पंच है, कोई भी चौराहा जैसे है कि वहाँ पर गिनने वाली चीज़ें हैं, तो इसलिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा ऐसा, तो इसमें बहुब्रीहि होगा, आप लोग गलती नहीं करें। उसके बाद देखिए 274वां क्वेश्चन है, शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती हैं, जो मैं बता चुका हूँ अभी, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। ठीक है, ये है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये 3 प्रकार की शब्द शक्ति होती हैं। अभी हमें इनको याद भी करना है कि कैसे इनका उदाहरण वगैरह, ये सब आपको जो व्याकरण वाले क्वेश्चन है उसमें बताए गए हैं, वो हम कुछ चैनल पर वीडियो डाल दिए हैं, तो उनको देख लेना। हवा से बातें करने का क्या अर्थ है, हवा से बातें करना मतलब कि तीव्र गति से चलना। ठीक है, जैसे नहीं बोलते कि वो तो हवा में उड़ रहा था, मतलब ऐसा तीव्र गति से, तो इसमें घाव सुना जाएगा। समास के कितने भेद होते हैं, तो समास 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसमें 6 आपको लगा लेना है। उसके बाद देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, देखिए याद रखिए आप लोग, अर्थ के आधार पर 8, और कभी पूछे रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं वाक्य। ठीक है, रचना के आधार पर 3 प्रकार के, सरल, संयुक्त, मिश्रित। तो देखिए अर्थ के आ से ऐसे याद रखना है आपको, आ से अर्थ, आ से 8, ऐसे याद रख लेना आप लोग, बस इसको याद रख लेना। तो रचना के आधार पर तो आपको समझ में आ जाएगा कि 3 होते हैं। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं वाक्य। ठीक है, ये गलती नहीं करना आप लोग। और रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्रित। पंचवटी, देखिए ये बताया था मैंने अभी आपको, पंचवटी इसमें द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा, इसमें द्विगु भर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसे चौराहा है, पंचवटी है, तिराहा है, ठीक है, जहाँ पर गिनती आ रही है, ऐसे जो उदाहरण है वहाँ पर होता है द्विगु समास। ठीक है, तो इसमें द्विगु आ जाएगा, घा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 279 को, टेढ़ी खीर का मुहावरे का अर्थ क्या है। टेढ़ी खीर मतलब होता है, अब खीर आसान कार्य, कठिन कार्य, गंदी खीर, कड़वी खीर, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा कठिन कार्य। टेढ़ी खीर का मतलब होता है, जैसे हम नहीं बोलते आजकल परीक्षा में पास होना टेढ़ी खीर हो गया है, या कंपटीशन एग्जाम में निकालना तो कठिन कार्य हो गया है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा कठिन कार्य, इसका अर्थ हो जाएगा। वह धीरे धीरे चलने लगा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है, तो इसमें क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, वह धीरे धीरे चलने लगा, इसमें रीतिवाचक, इसमें हो जाएगा आपका खा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, जो एक से अधिक अर्थ देते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो इसमें अव्ययी भाव समास है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यथा जो है एक प्रकार का अव्यय है। ठीक है, तो इसलिए इसमें अव्ययी भाव समास है, इसमें खा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। जो जीता ना जा सके, अजेय। ठीक है, अजय इसका आंसर हो जाएगा। अधिक बोलने वाला के लिए एक शब्द है, जो अधिक बोलता है वो वाचाल कहलाता है, जो कम बोलता है वो मितभाषी कहलाता है। उसके बाद देखिए नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये क्या है, ये मुहावरा है, लोकोक्ति है, दोनों है या कोई नहीं, तो ये लोकोक्ति है। लोकोक्तियों को हम कहावत भी कहते हैं। ठीक है, तो ये लोकोक्ति है। एक अनार 100 बीमार का अर्थ लिखिए, तो ये मैंने डायरेक्ट ही उत्तर बता दिया आपको, ये इसका आंसर है। वस्तु की पूर्ति कम और मांग अधिक है,
एक अनार 100 बीमार का अर्थ क्या होता है? वस्तु की पूर्ति कम है और मांग बहुत अधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य हो जाएगा रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस। 88वां क्वेश्चन देखिए, 288वां। सतवक्कम वाक्यम काव्यम किसकी परिभाषा है? तो विश्वनाथ की है, आचार्य विश्वनाथ की ये परिभाषा है, याद रखिए आप लोग। करोड़ रस का स्थायी भाव शोक हो जाएगा, 2022 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। देखिए सभी रसों की परिभाषा आप चेक कर लेना, हमारे चैनल पे वीडियो डला हुआ है, पॉपुलर वीडियो है वन ऑफ द हमारे चैनल का। सभी रसों की सिंपल परिभाषा, सिंपल उदाहरण आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पर यूट्यूब पे सर्च कर देना सभी रसों की परिभाषा, आपको जानकारी टीच का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे आप देख सकते हैं सभी रसों की बहुत ही शानदार परिभाषा, बहुत ही शानदार तरीके से लिखा है। आपको उसको कंप्लीट कर लेंगे तो रस से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए वो आपसे बन जाएगा डेफिनेटली, उसको देख लेना आप लोग वीडियो को। ठीक है, तो करुण रस का शोक होता है स्थायी भाव, याद रखें आप लोग, इसमें का ऑप्शन लगा लेंगे। अगला देखते हैं, जीवन का समग्र चित्रण किसमें होता है? जीवन का समग्र चित्रण तो महाकाव्य में होता है। यदि कोई एक घटना है तो वो खंड काव्य में होता है, किसी एक घटना का वर्णन। जैसे पंचवटी महाकाव्य नहीं है, वो सॉरी खंड काव्य है। और जैसे महाकाव्य क्या है? रामचरितमानस, श्री राम के पूरे जीवन का उसमें वर्णन है, ऐसा। उसके बाद देखिए 251वां क्वेश्चन है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म क्या कहलाते हैं? या धर्म या तत्व? तो अलंकार कहलाते हैं, आभूषण जिनको बोलते हैं हम। ठीक है, काव्य के आभूषण। वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? देखिए स्थायी भाव से एक ना एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाना है आपको एग्जाम में, तो स्थायी भाव सभी के कर लें आप, सभी 10 रसों के। जो मैंने वीडियो का बताया है वो या तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या फिर चैनल पे जाके आप लोग देख सकते हैं, या डायरेक्ट यूट्यूब में सर्च करेंगे, पॉपुलर वीडियो है हमारे चैनल का, वो आपको दिख जाएगा यूट्यूब में सर्च रिजल्ट में। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह हो जाएगा। उसके बाद देखिए, श्री कृष्ण के स्वर्ण वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे में कौन सा रसन है? ठीक है, श्री कृष्ण के स्वर्ण वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। ठीक है, तो इसमें क्रोध रस का ये उदाहरण है, रौद्र रस का उदाहरण है। इसमें क्रोध आ रहा है क्योंकि उनको क्रोध मतलब रौद्र। उसके बाद देखिए चौपाई में कितनी मात्रा होती है? चौपाई में 16 मात्रा होती हैं। प्रत्येक जो चरण होता है चौपाई उसमें उसके 16 मात्रा होती हैं। उसके बाद देखिए आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ा कर जब बात कही जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है ये बताना है इसमें। अतिशयोक्ति। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार, इसके उदाहरण आप लोग याद कर लेना। अतिशयोक्ति अन्योक्ति है रूप में, ये आपके में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अतिशयोक्ति अन्योक्ति में से एक ना एक तो आपका डेफिनेटली आना है, 100% आना एग्जाम में। ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। पड़ी अचानक नदी अपार। ठीक है, पड़ी अचानक नदी अपार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ये अतिशयोक्ति का अलंकार का उदाहरण है। अतिशयोक्ति का एक और है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जर गई, गए निशाचर भाग। तो ये अतिशयोक्ति के उदाहरण है। ठीक है, मैं डिटेल वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, यदि आप लोग चाहते हैं तो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए, हिंदी व्याकरण की सभी वीडियोस देख लीजिए, जो जो आपके काम के हैं, जो जो आपके सिलेबस में हैं उनको देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 296वां क्वेश्चन है, एक ही शब्द से एक से अधिक बार आवृत्ति हो, एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश चारु चंद किंचन करणे, सॉरी इसमें तो अनुप्रास होगा। जैसे एक ही बार मतलब 2 बार हो वहाँ पर होता है। पुनी पुनी जैसे होता है, पुनी पुनी जैसे ऐसे शब्द जब आते हैं एक से 2 बार यहाँ पर होता है। उसके बाद देखिए 10वें रस का नाम क्या है? तो बादशाह 10वां रस है, ये आपका क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछा भी गया है। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। ठीक है, मात्रिक और वर्णिक ये 2 प्रकार के छंद होते हैं, जिनमें मात्राओं की गणना के आधार पर जिनका निर्धारण किया जाता है वो मात्रिक, और जिनमें वर्णों के आधार पर वर्णिक। जहाँ काव्य में मानवीय क्रियाओं का आरोप हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो उसमें वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है काव्य में। ठीक है, रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। ठीक है, स्थायी भाव, विभाव, ठीक है, अनुभाव और एक और होता है संचारी भाव। ठीक है, ये 4 अंग होते हैं। और कभी पूछ ले संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है, याद रखना आप लोग। संचारी भाव कितने होते हैं? 33 होते हैं। तो इस प्रकार से फाइनली हमने 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। इनको कंप्लीट करके जाइए, सभी वीडियो तीनों वीडियो देख लीजिए। मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा, यदि जाएगा भी तो 1 आधी 2 क्वेश्चन होंगे जो ऐसे, क्योंकि वो हर साल ऐसे एग्जाम में आते हैं जो 20 से एग्जाम से कहीं भी दे देते हैं।
लेकिन आपको कंप्लीट इनको कर लेना है। इनमें से आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो चले जाइए, वहाँ पर जाना क्या चाहते हैं चले ही जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको अभ्यास प्रश्न पत्र जो आपके हुए हैं कक्षा 10वीं के पूरे सेट और बी के पूरे सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। उनसे आपकी बहुत हेल्प होगी। सॉल्यूशन सहित मैंने उस पर अपलोड कर दिए वेबसाइट पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चले जाइए वहाँ पर देखिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों में शेयर कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब लाइक जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।